हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज हम मांग के नियम के बारे में जानेंगे कि मांग का नियम क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड्स और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होता है। आप देखते हैं सामान्य तौर पे कि मांग का नियम कीमत और किसी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा के संबंध को बताता है। मांग के नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत व उसके मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कहने का तात्पर्य क्या है कि मांग के नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल, कुछ फैक्टर्स को हम यहां पर स्थिर मान लेते हैं और कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट स्थिर मानते हुए ही मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम के अंतर्गत यदि किसी सेवा या वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो ऐसे समय में उससे संबंधित मांग कम हो जाती है, और इसके विपरीत जब किसी वस्तु या सेवा की कीमतें बढ़ जाए तो यहां पर मांग भी कम हो जाती है, मांग में कमी आती है। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में, मांग के नियम को सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। It means when price increase, demand decrease. When price decrease, demand increase and vice versa. तो इस तरीके से मांग का नियम हमको कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच एक निगेटिव रिलेशंस को बताता है, ऋणात्मक संबंध को बताता है। और इसीलिए भी जो मांग रेखा का जो स्वभाव है, द नेचर ऑफ डिमांड्स कर्व, वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा या लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। मांग रेखा का जो स्वभाव है वो नीचे की ओर झुकती हुई होती है, और इसे ही हम निगेटिव स्लोप कहते हैं, इसे ही हम निगेटिव ढलान कहते हैं। तो देन डॉक्टर मार्शल ने बताया है हमको मांग के नियम की व्याख्या करते समय कि कैसे डिमांड्स उस वस्तु के कीमत का फलन होता है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड में बदलाव इसीलिए आता है या मांग में बदलाव इसीलिए आता है क्योंकि कीमत में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर हमको मार्किंग करने वाली बात क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड्स को प्रिपेयर करते समय हम अन्य बातों के समान रहने पर लिखते हैं या बताते हैं। व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब कि यहाँ पर कुछ मान्यताओं को हम मान कर चलते हैं या लेकर चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं टेबल्स के द्वारा, जिसे हम शेड्यूल्स कहेंगे, और डायग्राम्स के द्वारा मांग के नियम को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि मांग का नियम है क्या। आइए देखते हैं। यस, लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal, there is negative relation between price of commodity and its quantity demanded by household in a market. For example, when price rise, demand fall, and when price fall,
डिमांड राइज। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के कीमत और उस वस्तु की मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है। अर्थात यहाँ पर कीमत यदि बढ़ती है तो मांग में कमी आएगी और कीमत यदि कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी। यस, यहाँ पर डॉक्टर मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड्स को बहुत ही खूबसूरत रूप से एक्सप्लेनेशन किया है। देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिश व्हेन प्राइस इंक्रीज। अर्थात डॉक्टर मार्शल के अनुसार कीमत में कमी होने के साथ साथ किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी या उसके मांग में वृद्धि होगी। इसके विपरीत कीमत में वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु की मांग में कमी आएगी, जिसे हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं dx इक्वल टू f ब्रैकेट p। तो यहाँ पर dx इट मीन डिमांड, f मीन फलन, p मीन्स प्राइस। मतलब डिमांड्स क्या है? डिमांड्स कीमत का फलन है। डिमांड कीमत का फलन है या मांग और कीमत में फलनात्मक संबंध को ही मांग के नियम में दर्शाया गया है। मांग में परिवर्तन या मांग में चेंज इसलिए आता है क्योंकि कीमत में चेंज आता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं dx इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। कीमत बढ़ने पर मांग कम होगा और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डॉक्टर मार्शल ने मांग के नियम में ये बताया है कि जब कीमत बढ़ता है तो देन मांगी गई मात्रा कम होगी या डिमांड कम होगी, और यदि कीमत घटता है तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। तो यही लॉ ऑफ डिमांड्स है। ये बताने की कोशिश करता है कि व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अन्य बातों के समान रहने पर मांग का नियम हमें ये बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होगा, और ये अन्य बातों के समान रहने पर, मतलब यहाँ पर मान्यताओं की बात करते हैं। मांग का नियम लागू तभी होगा जब हम कुछ बात को या कुछ घटकों को स्थिर मान ले, कांस्टेंट मान ले, तभी यह नियम लागू होगा। और जिन बातों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, उसे ही हम मांग के नियम के मान्यताएं कहते हैं। ये घटक स्थिर होंगे तभी मतलब मांग का नियम लागू होगा। ये नियम मान कर चलता है। मांग का नियम एप्लीकेबल तभी होगा जब इन फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, और वो फैक्टर कौन से हैं वो हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। एजप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के मान्यता कौन कौन से है ये हम देखेंगे। मांग के नियम के मान्यता के अंतर्गत या लॉ ऑफ एजप्शंस के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कुछ घटकों को हम स्थिर मान लेते हैं। तो कौन कौन से घटक है जिनको हम स्थिर मान लेते हैं? नंबर 1, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं के कीमतों को स्थिर मान लिया जाता है। नंबर 2, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो उपभोक्ता का जो आय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 3 है, देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो रुचि है और पसंद है इसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 4, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज इन फ्यूचर। आने वाले भविष्य में वस्तु के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और यदि परिवर्तन होता है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट है, देयर इज नो चेंज इन मार्केट साइज और साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर जनसंख्या के आकार में या बाजार के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं, अदरवाइज मांग का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, देयर इज नो चेंज इन सीजन एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और सीजन, जलवायु या मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड से एप्लीकेबल नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा या मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो ये जो हम देखे एजप्शन, तो इन घटकों को डॉक्टर मार्शल ने स्थिर मान लिया है, और इसी के आधार पर या इसी के बेस पर मांग का नियम लागू होता है कि ये जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, और इसीलिए इसे मांग के नियम के एजप्शंस भी कहा जाता है, मान्यताएं भी कहा जाता है, जिसके आधार पर मांग का नियम लागू होता है। आइए देखते हैं अब हम शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू मांग का नियम का स्पष्टीकरण करके कि मांग का नियम लागू कैसे होता है। यह शेड्यूल में आप देख पा रहे हैं, जिसे हम तालिका भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। मांग का नियम का जो एक्सप्लेनेशन है या लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन है वो हम शेड्यूल के द्वारा करेंगे। शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि एक तरफ प्राइस बताया गया है पर यूनिट, और दूसरा तरफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड्स। तो देन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब प्राइस 10 रुपीज़ है, व्हेन प्राइस 10 रुपीज़ है, तब उपभोक्ता 5 यूनिट्स का डिमांड्स करता है। जैसे कीमत 10 रुपीज़ से बढ़कर 20 रुपीज़ होता है तो देन कस्टमर या उपभोक्ता अपने डिमांड्स को कम करके 5 रुपीज़ से 4 रुपीज़ 4 यूनिट कर देता है। देन कीमत जैसे ही बढ़कर 30 रुपीज़ होता है तो देन कंज्यूमर अपने डिमांड्स को 4 यूनिट से घटाकर 3 यूनिट्स कर देता है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे कीमत इंक्रीज़ हो रहा है, 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़, वैसे वैसे यहाँ पर जो डिमांड्स है वो 4, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब डिमांड्स कम हो रहा है या डिमांड में कमी आ रही है। यहाँ कीमत बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल्स में कि मांग कम हो रही है। इसके विपरीत यदि हम बात करें, जब कीमत 50 रुपीज़ है तो 1 यूनिट्स का डिमांड्स किया जा रहा है, और 10 रुपीज़ है तो 5 यूनिट्स का डिमांड्स किया जा रहा है। मतलब यदि हम देखें कि कीमतें जैसे जैसे कम हो रही है, 50 रुपीज़ से 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ से 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ से 20, 20 से 10, तो देन डिमांड्स कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब ये चार्ट ये शो करता है कि किसी वस्तु के प्राइस में और उसके डिमांड्स में कैसा संबंध है, इनवर्स संबंध है, उल्टा संबंध है, अर्थात कीमतें बढ़ने पर मांग कम होगी। इस मांग के नियम को आकृति या डायग्राम्स के द्वारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर मांग को लिया है, क्वांटिटी डिमांड को लिया है, और वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया है। तो जैसे कि हमने शेड्यूल्स में देखा, प्राइस 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, और जो क्वांटिटी डिमांड किया गया था 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, जिसको हम एक्स एक्सिस में मांग को बताया है और वाई एक्सिस में कीमत को बताया। तो आप देखेंगे कि जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो 5 गुड्स का डिमांड्स किया जाता है। प्राइस जब 50 रुपीज़ होता है तो देन 1 यूनिट्स का डिमांड्स किया जाता है।
तो मतलब अगर हम इसके आधार पे अगर ये डी जो कर्व है वो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोप है या निगेटिव स्लोप है, मतलब कीमत अधिक है तो यहाँ पर मांग कम है। वेन कीमत 50 रुपीज़ है तो मांग 1 यूनिट्स है, और कीमत कम है 10 रुपीज़ है तो देन डिमांड्स 5 यूनिट्स है। तो इस तरीके से ये डी जो कर्व है वो निगेटिव स्लोप को बता रहा है या ऋणात्मक ढाल को बता रहा है। ऋणात्मक ढाल का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत के घटने पर मांग बढ़ेगी, और इस तरीके से कीमत और मांग में विपरीत संबंध को या इन्वर्स रिलेशनशिप को डी कर्व बता रहा है। यहाँ डी का मतलब है डिमांड्स कर्व। तो इस तरीके से डायग्राम्स के भी थ्रू हम बता सकते हैं या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे मांग के नियम के अंतर्गत कीमत, उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु के मांग में उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात यदि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेगी वैसे वैसे मांग कम होगी, और जैसे जैसे कीमतें घटेगी वैसे वैसे मांग बढ़ते जाएगा, और इस तरीके से मांग और कीमत में विपरीत संबंध को डी रेखा बताता है या मांग रेखा डिनोट करता है। थैंक यू।